है। इसके अलावा एक और कहानी काल चक्र जो है वो अभी इंतजार में। इसके अलावा उनकी एक कहानी जो है उस पर फिल्म जो है, शॉर्ट फिल्म जो है वो बन चुकी है और इस शॉर्ट फिल्म को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। श्रुतकीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। श्रुतकीर्ति जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि जब हम ये संस्कृति और साहित्य की बात करते हैं, जिस विषय पर आज हमारी बातचीत भी है, तो आखिर इन शब्दों का क्या मतलब है? संस्कृति और साहित्य, इन दोनों का क्या मतलब है? संस्कृति हमारे समाज का आईना होती है। हर समाज का एक स्वभाव होता है, उनका रहन सहन, उनका सोच विचार, उनका लिबास, उनके खान पान, उनकी आर्ट, उनके डांस, उनकी कल्चर में एक रूपता होती है, एक समानता होती है। इसको संस्कृति कहते हैं और इस संस्कृति का लेखा जोखा जो रखता है उसे साहित्य कहते हैं। ये तो बहुत आपने एकदम आसान सी शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया कि दरअसल जो हमारे समाज में जो हमारा पहनावा है, हमारा खान पान है, हमारे रहन सहन का तरीका है, हमारा रुझान किस तरफ है, इन सबको जो चीज दर्ज करती है वो साहित्य कहलाता है। क्या जो इतिहास दर्ज तो फिर इतिहास भी कर रहा है, तो फिर संस्कृति और इतिहास में फिर फर्क क्या है? संस्कृति और इतिहास में फर्क ये है कि इतिहास घटनाओं का लेखा जोखा रखता है, लेकिन हमारा साहित्य जो है वो कल्पनाओं में जन्म लेता है और यथार्थ की जमीन पर होता है। वो यथार्थ और कल्पनाओं के बीच की सीमा रेखा पर चलता है, शून्य से कभी नहीं उपजता है। वो हमेशा जो समाज में लोग सोच रहे हैं, जो झेल रहे हैं, उन बात का लेखा जोखा देता है, जबकि इतिहास केवल कुछ शब्दों में उन घटनाओं की बात करके आगे निकल जाता है। बिल्कुल। तो इतिहास जो है वो दरअसल तथ्य की बात करता है, या एक तरीके से इतिहास को अगर हम बहुत आसान शब्दों में समझे तो ये एक साइंस है जो पिछले जीवन में जो कुछ घटा उसको दर्ज करता है। लेकिन साहित्य में हमारी कपोल कल्पनाएं भी शामिल हैं, हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं, हमारी निराशाएं, सब कुछ जो है वो साहित्य का अंग होता है। पूरी दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रहन सहन, खान पान, इनफैक्ट क्लाइमेट भी, हमारा जो इन्वायरमेंट भी है वो भी अलग अलग है। इन सब का असर संस्कृति पर क्या पड़ता है? सीटू जी, वही तो खूबसूरती है दुनिया की। अगर सब कुछ एक जैसा हो जाए तो सुंदर क्या लगेगा, रोबोटिक हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, इतनी तरह के पेड़ पौधे, इतनी तरह के खान पान, इतनी तरह के लोग, जितने लोग उतनी अलग अलग सोच विचार, उतनी अलग अलग धारणाएं, आस्थाएं। यही तो सुंदरता है दुनिया की, नहीं तो कुछ रही नहीं जाएगा। साहित्य इन्हीं चीजों का लेखा जोखा रखता है। साहित्य आपको जिस समय के जिस अंतराल में चाहे ले जा सकता है। आप रामायण पढ़िए, उस वक्त का समय आपके सामने खुल जाएगा। आप महाभारत पढ़िए, आपको उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं लगेगी जो कि आपको लगता है कि असंभव है, वो हो गया है, वो हुआ है, उसको हम इतिहास मानते हैं। आप यशपाल साहित्य पढ़िए, आप भगवती चरण वर्मा जी को और बहुत सारे लोगों को पढ़िए। विभाजन के समय जो दर्द हुआ था, जो तकलीफ लोगों ने सही थी, वो आंखों के सामने अक्षरशः आ जाएगी। और जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, उस समय आप देखिए क्रांतिकारी साहित्य का तांता लग गया था। ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी गई जो आज तक लोगों के खून में उबाल ला देती हैं। और आज हम एक महामारी से गुजरे हैं। जिस तरह का समय हमने देखा है वो पता नहीं पिछले समय कब देखा गया होगा, उस समय का साहित्य अब अवेलेबल होगा या नहीं होगा। लेकिन इतिहास आगे बढ़ जाएगा ये बता के कि महामारी आई थी, इतने लोग मर गए थे। उसका जो दुख था, उसका जो दर्द था, उसको बांधना, उसको लोगों के सामने पेश करना हम साहित्यकारों का काम है। मैं अपनी एक रचना हाहाकार आपके लिए लेकर आई हूं, जो कोविड के इस समय को देखकर लिखी गई है। अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना चाहूंगी। हाँ। हाहाकार। न तुलसी का दल मुंह में पानी तक नहीं, न तुलसी का दल मुंह में पानी तक नहीं, बिछड़ा हाथों से जीवन पर निशानी तक नहीं। न तुलसी का दल मुंह में पानी तक नहीं, फिसला हाथों से जीवन पर निशानी तक नहीं। दूर तक है तिमिर, एक किरण भी नहीं, दूर तक है तिमिर, एक किरण भी नहीं। तरसते रह गए हैं शव,
पर मुखाग्नि तक नहीं। तरसते रह गए हैं शव पर मुखाग्नि तक नहीं। जैसे प्रेतों के लश्कर रंगरेली करें, वैसे मरघट में लाशें अटखेली करें। जैसे प्रेतों के लश्कर रंगरेली करें, वैसे मरघट में लाशें अटखेली करें। सबसे ऊपर है पैसा, सबसे ऊपर है पैसा, हवस बेहिसाबी। सबसे ऊपर है पैसा, हवस बेहिसाबी। आंकड़ों से खेलें, हेरा फेरी करें। किसने सोचा था ऐसा भी वक्त आएगा, किसने सोचा था ऐसा भी वक्त आएगा। बन के जर्रा ये पर्वत ही हिल जाएगा। धधकता आक्रोशित मन वक्त की मार से, धधकता आक्रोशित मन वक्त की मार से, बुझती राखों की ढेरी में ढल जाएगा। जो है पास में संजो लेने को आतुर, जो है पास में संजो लेने को आतुर। दायरों में बंधा आम जन है भयातुर। जो है पास में संजो लेने को आतुर, दायरों में बंधा आम जन है भयातुर। तरसता सांसों के लिए, एक एक सांस के लिए तरसता, भया दोहन में लिप्त जग कैसा है निष्ठुर। जी, बहुत अच्छी रचना है। और जब आप ये बात कह रही हैं कि दरअसल जो कोविड का काल गुजरा, उसमें जो भावनाएं जो आपने भी अपनी कविता में दर्ज की, वो जो है वो दरअसल दर्ज करेगा तो साहित्य दर्ज करेगा। साइंस या इतिहास जो है वो सिर्फ हमें तथ्य बताएगा। और तब मुझे ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो एल्डोक्स हक्सली की किताब है, इसके अलावा प्लेग है एल्बेआ कामू की किताब, वो याद आ रही है, जिसमें बहुत समय पहले ही ऐसी जो समाज जो या संसार हमारे सामने या दुनिया जो हमारे सामने आ रही है, उसकी एक कल्पना जो है वो सामने आई थी। जब कोविड का पूरा काल गुजरा तो प्लेग से बहुत ज्यादा रिलेट किया गया, बहुत ज्यादा रिलेटेबल था वो। साहित्य संस्कृति का क्या रिश्ता है? मतलब दोनों तो हम लोग को समझ में आते हैं कि दोनों शब्द एक दूसरे से गुथे हुए हैं, बहुत उनके अंतर संबंध है। वो अंतर संबंध आखिर क्या है? विभिन्न संस्कृतियां हैं, हर कोने में संस्कृतियां डेवलप हुई। जिस समय उस समय साइंस उतना नहीं था, जो जहां पे था वहां पर उसको, जैसे समुन्दर के पास मछली खाने वाले पैदा हुए, प्लेन पर जहां पेड़ पौधों की बहुतायत थी, लोग शाकाहार कर सकते थे। पर्वतों की लाइफ अलग थी, नदी किनारे की लाइफ अलग थी, और जो उनको मिला उसी में उन्होंने अपनी औषधि खोजी, उसी से उन्होंने अपने जीवन को सरल बनाने का उपाय खोजा। ये विज्ञान था, लेकिन ये संस्कृतियां बहुत अलग अलग थीं। विज्ञान आगे बढ़ा, उसके बाद आप बैलगाड़ी से बगल के गांव में जाइए या हवाई जहाज से अमेरिका पहुंच जाइए, अलग अलग संस्कृतियों को देखने का मौका मिला इंसान को, अलग अलग संस्कृतियों को जिया उसने, उसमें से जो उसको अच्छा लगा वो उसने अपनाया। ये जो इतनी तरह की वैरायटी, इतनी तरह की चीजें हैं, इनको अगर कोई सहेज सकता था तो वो साहित्य सहेज सकता था। हमेशा हर जगह साहित्य रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जिया जा रहा है, और जो लोगों के सामने आ रहा है वो दस्तावेज बन के सुरक्षित है। बिल्कुल। और जब हम भीमबेटका की अगर बात करें, जो कि मध्य प्रदेश में है, या कैमूर में गुफाओं की बात करें, तो दरअसल जो लिखा हुआ है वहां पर गुफाओं में आपको बहुत सारा लेखन मिलेगा जिसका अभी डिकोडिंग होना बाकी है। तो जो लिखा हुआ है दरअसल वो उस वक्त का साहित्य है जिसका जिक्र जो है वो श्रुतकीर्ति जी कर रही हैं कि उस वक्त इंसान के मन में क्या आ रहा था और उस वक्त के मनुष्य जो है वो क्या रच रहा था। इसी तरीके से अभी का जो साहित्य है वो आगे आने वाले 100 साल के लिए जो है वो एक दस्तावेज का काम करेगा, या ये बताने का काम करेगा कि अभी का समाज जो है वो दरअसल कैसा है। एक समाज की जब हम बात कर रहे हैं तो अज्ञेय जी का एक निबंध है, साहित्य संस्कृति और समाज बनने की प्रक्रिया। साफ है कि उसमें वो साहित्यकार का भी काम बता रहे हैं, उसके रचना कर्म का भी जिक्र कर रहे हैं और उसको समाज बनने की प्रक्रिया से भी जोड़ रहे हैं। ये जो तीन चीजें हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? श्रुतकीर्ति अग्रवाल इसको कैसे देखती है? अज्ञेय जी का ये निबंध मैंने भी पढ़ा है और बिल्कुल सही बात है। मैं उनके कथन से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि उन्होंने कहा कि साहित्य कर्म जो है ये धनोपार्जन के लिए नहीं है, ये पेशा नहीं है।
सचमुच में एक अच्छा साहित्यकार जो होता है वो साहित्य लिखता है उस समय वो उसके बदले में कुछ नहीं चाहता, बस अपनी जो भी अनुभूति होती है, जो कुछ भी होता है, उसमें उड़ेल देना चाहता है। और जब कोई अच्छा साहित्य रचा जाता है, यद्यपि अज्ञेय जी कहते हैं कि कोई भी पूरी तरह साहित्यकार नहीं होता, जैसे हमारा मन ये मानता है कि साधु महात्मा मुनि होते हैं, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है, उसी तरह हम ये मानते हैं कि अच्छे साहित्यकार होते हैं, मगर वो समाज में उस तरह से मिलते नहीं हैं। लेकिन जो भी है, जो साहित्य लिखा जा रहा है, वो समय का दस्तावेज तो है ही, और समाज की चिंता करता है, संस्कृति की चिंता करता है। अगर न करे तो हम अपने बच्चों को, अपने भविष्य को क्या देके जाएंगे? अगर हम नहीं बचा कर रख सके अपनी संस्कृति, अगर हमने उस पर काम नहीं किया, तो हम अपने बच्चों को क्या संस्कार देके जाएंगे? हमारे सामने आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे सामने उनका भविष्य है। यानी जो हमारी संस्कृति है उसी का दस्तावेजीकरण है साहित्य, और दरअसल यही जो दस्तावेजीकरण है ये हमारी संस्कृति को सुरक्षित भी रख रहा है। एक पर्टिकुलर कालखंड में, एक तय कालखंड में हमारी और बाद में जो संस्कृति में परिवर्तन, क्योंकि संस्कृति भी परिवर्तनगामी है, उसमें भी परिवर्तन होते रहते हैं, तो बाद का जो साहित्य है वो संस्कृति जो है वो उस कालखंड की, वो उसका दस्तावेजीकरण जो है वो करेगा। बिल्कुल सही। एक बात और भी है कि साहित्य में, और जब हम संस्कृति को जब हम लैंगिक दृष्टि से देखें, सेक्स की दृष्टि से देखें, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो क्या ये अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए या इसका ट्रीटमेंट अलग अलग है? क्योंकि अभी हम साहित्य में बात करते हैं तो स्त्री विमर्श की भी बात कर रहे हैं, दलित विमर्श की बात भी कर रहे हैं, और अब जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको लेकर के बाकायदा रचनाएं जो है रची जा रही हैं, जैसे नाला सोपारा ही है ममता जी की। देखिए, साहित्य हमेशा जो भी समाज में पाखंड होता है, समाज विकसित होता है, समय के साथ साथ उसकी आस्थाएं बदलती रहती हैं, और समय के साथ साथ उसमें कुछ पाखंड भी आ जाते हैं, कुछ कुरीतियां भी आ जाती हैं। साहित्य का काम है उनको इंगित करते रहना। तो किसी समय में जरूरी रहा होगा, जब विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे, अपनी औरतों को ढांक कर रखना, अपनी औरतों को बचा कर रखना, लेकिन भविष्य में इनकी जरूरत नहीं रह गई। ये एक रीति की तरह चला आने लगा, और इससे स्त्री का व्यक्तित्व बिल्कुल दब गया। फिर समय बदला, स्त्रियों ने पढ़ाई लिखाई किया, स्त्री विमर्श पर काम होने लगा, लोगों ने अपना दुख खुद बताया। यही बात मैं दलितों के लिए भी कहूंगी। वो भी धीरे धीरे उन्होंने पढ़ा लिखा, खुद अपना दुख बताया, तब लोगों की नजर में आया कि हाँ, ये इन लोगों को उत्थान की जरूरत है, इनके लिए काम किया जाना चाहिए, इनको अपनी बराबरी में लाना चाहिए। तो ये सारा कुछ देखना साहित्य का काम होता है। और ट्रांसजेंडर की कथा तो हम लोग रामायण और महाभारत काल से पढ़ रहे हैं। उन लोगों की स्वीकार्यता हमारे समाज में है, और अभी के समाज में मुझे कुछ लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे उन लोगों के साथ इंटरैक्शन करने का मौका मिला, और मैं आश्चर्यचकित रह गई जब मैंने देखा कि उसमें कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं और बहुत अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं, बैंक्स में हैं, इधर उधर हैं। तो एक छवि जो बनती है किन्नर के प्रति हमारी, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। समय के साथ साथ और आएगा, सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती चली जाएगी और उसको मदद करता है। ये जो आप बात कर रही हैं, दरअसल जो स्त्री की जो दर्जा है, या फिर दलितों का जो समाज में दर्जा है, या फिर ट्रांसजेंडर्स का जो दर्जा है, उसको पहचानने में, उसको इंगित करने में साहित्य जो है वो मदद करता है। और साहित्य जो आप कह रही हैं, दरअसल वो एक आत्म आलोचना, समाज की अपनी आत्म आलोचना का भी एक स्रोत है। उसके जरिए हम अपनी आत्म आलोचना करते हैं कि आखिर हम कहाँ कहाँ गलत हैं, और कैसे किसी समाज को बेहतर और साथ ही समानता से भरा हुआ या आजाद समाज जो है वो बनाया जा सकता है। आप स्त्री विमर्श को लेकर के आप कुछ सुनाना चाहती थी? हाँ, जरूर। मैं अपनी एक लघु कथा कोमल है कमजोर नहीं आपके सामने पेश करती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं। सुबह के 8-10 बजते बजते अपने कपड़ों और शक्लों से बिल्कुल बेपरवाह वो सब अपने अपने कमरों से निकल आंगन में आ बैठती थीं। बालों को रंगने, चेहरे की मालिश और नाखूनों की पॉलिश जैसे बहुत सारे काम यहाँ साझे में खुले हंसी मजाक और खाने नाश्ते के साथ हो जाया करते। अनारों को पता था ये सब लगभग शाम होने तक यहीं पड़ी रहेंगी और ये गोष्ठी ऐसे ही चलती रहेगी।
उसने अपनी लोटा भर चाय में 3-4 चम्मच चीनी और डालकर पार्ले जी के एक पैकेट बिस्किट के साथ गटक लिया और अब उसे पूरा दिन इसी पर काटना था। फिर एक पुरानी सूती साड़ी लपेटकर उसने अपने आप को बुरके से ढांका और छिपती छिपाती बाहर निकलने ही वाली थी कि दरवाजे पर से नीली की आवाज सुनाई दी, कहाँ छुपी हो अनारो, दिखाई नहीं देती आजकल तो। कलेजा जैसे निकलकर गले में अटका। बस 1-2 मिनट की गड़बड़ी हो गई, वरना वह तो गायब ही हो चुकी होती अब तक। इसकी बातों में फंसकर तो अस्पताल पहुंचने में देरी ही हो जाएगी। लेट होने पर वो लोग कुछ नहीं सुनते, सीधे पैसे ही काट लेते हैं। पर कोई उपाय नहीं सूझने पर जवाब देना ही पड़ा, कहाँ छुपूंगी बहना, आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, सो बिस्तर में पड़ी रहती हूँ। नीली अविश्वास से उसे देख रही थी। बुर्का पहनकर सोती हो? नहीं, वो तो थोड़ा तेल साबुन खत्म हो गया था तो बगल की दुकान तक जा रही थी। साबुन तेल लेने तुम क्यों जा रही थी? आंटी से मांगो। सोचा थोड़ा सा सेब संतरा भी ले आती, तबीयत ठीक नहीं रहती ना आजकल। थोड़ा झल्लासी गई थी वह। ये नीली की बच्ची पूरी अय्यारी पर उतरी हुई है। एक झूठ बोलो तो उसे संभालने पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अनारो परेशान थी, पर नीली आज उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। कितने पैसा दे गया है तेरा गाहक कल रात, जो आंटी को देने के बाद भी सेब और संतरा खा रही है? अविश्वास से नीली उसका चेहरा देख रही थी तो अचानक अनारो के सब्र का बांध छूट गया। मुझे जाने दे नीली, परेशान मत कर, मैं बहुत जल्दी में हूं। नीली को उसकी परेशानी जरा भी समझ में नहीं आई। ये अनारो कभी उसकी बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी, पर पिछले कुछ समय से पता नहीं क्या हुआ कि सबसे मुंह छुपाए बैठी रहती है। फिर कुछ सोचकर उसने अनारो के दोनों हाथ पकड़ लिए। नहीं जाने दूंगी तुझे, बता मुझे तू मुझसे क्यों गुस्सा है, मैंने क्या गलती की है? आंखों में आंसू आ गए अनारो के। तुझसे गुस्सा क्यों होंगी बहना, मेरे पास तो उसके लिए भी समय नहीं है। सब बताती हूँ तुझे, पर तुझे मेरी कसम है किसी को नहीं बताएगी। बहन कहती है पर साथ में शक भी करती है। नीली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो अनारो उसके कान के पास मुंह ले जाकर बुदबुदाई। पास वाले अस्पताल में सफाई सुथरा करने की नौकरी पकड़ ली है दिन की। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, वहीं जा रही हूँ। भौचक्की थी नीली। क्यों भला? वहां तो बहुत ज्यादा खटनी है, थकेगी नहीं तू? ऐसे दिन रात मेहनत तू कैसे कर पाएगी? नीली क्या जानती नहीं अपने पेशे को? पूरी रात नाचना गाना, अलग अलग ग्राहकों की अनर्गल मांगों को पूरा करने की मजबूरी शरीर को थकाकर चूर कर देती है। क्या करूं, तू तो जानती ही है, रात वाली सारी कमाई आंटी रख लेती है, हाथ में कुछ बचता नहीं, और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? खाना कपड़ा सब आंटी के जिम्मे है, घर परिवार बचा नहीं। ऐसी कौन सी नायाब चीज खरीदनी है तुझे? अचकचासी गई अनारो। इसी एक प्रश्न से बचने के लिए तो छिपी फिरती थी वह। नीली उसके कंधे पकड़कर झकझोर रही थी। बोल अनारो बोल, सच बता, क्या छिपा रही है मुझसे? किसी से नहीं बताऊंगी, तेरी कसम। जाने कब से दबाई हुई शारीरिक और मानसिक थकान एकाएक तेज रुदन बनकर फूट पड़ी। मेरी एक बेटी भी है नीली। मुझे घर से निकालने के 2 बरस बाद जब मेरे मर्द ने दूसरी शादी की तो मैं उसे चुपके से अपने पास ले आई थी। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, पर उसे सबसे बचाने के लिए उसी अस्पताल की एक डॉक्टर के कहने पर हॉस्टल में रखा हुआ है। पैसा भेजना होता है हर महीने। मत बताना किसी को ये बात, मर जाऊंगी अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ। डॉक्टर बनाना है उसे। रोते रोते अनारो की हिचकियां बन गई थीं, पर उससे बेखबर नीली मुग्ध सी उस कमजोर काया से झांकती उस माँ के अक्स को देख रही थी, जो शायद बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। बहुत अच्छी कहानी है। और दरअसल ये जो स्त्रियों से जुड़ा जो सबसे और दुनिया का जो सबसे पुराना प्रोफेशन है, उससे जुड़ी ये कहानी है कि उसमें भी इतनी खराब परिस्थितियों में काम करते हुए भी स्त्रियां जो हैं वो उम्मीद और आशा नहीं छोड़ती हैं। वो चाहती है कि उनकी पीढ़ी जो है वो इस प्रोफेशन से बाहर निकले। बहुत अच्छी कहानी। आप अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में कुछ बताइए। हम आपसे बात कर रहे थे तो पता चला कि आप मिर्जापुर की रहने वाली हैं, यानी यूपी की रहने वाली हैं, और आपने ग्रेजुएशन जो है वो साइंस में किया, लेकिन आप फिर साहित्य में आ गई और कॉमर्स से भी आपका जुड़ाव रहा। मैंने बहुत बचपन में अपने पिता को खो दिया था, लेकिन उनकी किताबों का बहुत अच्छा कलेक्शन मुझे मिला। एक बड़ी समृद्ध लाइब्रेरी मेरे हाथ लगी और जिसको मैंने पूरा पढ़ डाला।
उनसे, उन रचनाओं से, उन चीजों से कभी सहमति भी होती थी, कभी असहमति भी होती थी। सो लिखने की इच्छा पैदा हुई, लिखा। लेकिन मैं बहुत अंतर्मुखी लड़की थी, मैं जल्दी लोगों से मिलती जुलती नहीं थी, तो वो सारा कुछ छुपा के रखने लगी। इसके अलावा भी बचपन में कभी कुछ लिखा होगा, होम ट्यूटर के हाथ में लग गया, सो एक डांट पड़ी, पढ़ाई के समय में क्या कर रही हो, बस मैं समझ गई इसको छुपा के रखना है, किसी के सामने नहीं करना, ले जाना है। मगर कालांतर अपनी रचनाएं भेजी मैंने, और सबसे पहले मैंने इलाहाबाद ऑल इंडिया रेडियो से युवा वाणी प्रोग्राम में अपनी एक रचना का पाठ किया था। उसके बाद सरिता, वनिता, इस तरह की मैगजीन्स, मनोरमा, इन्होंने मेरी कहानियों को अप्रूव किया और छापा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा। लेकिन घर परिवार में फंस के घरेलू जिम्मेदारियों में मेरा लेखन बीच में कुछ दिन बाधित रहा, कुछ दिनों तक नहीं हुआ। फिर जब मोबाइल फोन आया और मोबाइल फोन पर हिंदी टाइपिंग आसान हो गई, मैं फेसबुक पर और कई ऐप पर, कई जगहों पर अपनी रचनाएं संकलित करने लगी। प्रतिलिपि पर पढ़िए मुझे, मातृभारती पर पढ़िए, मेरी किताबें हैं, बहुत सारे साझा संकलनों में आप मुझे पाएंगे। तो इस तरह से मेरी साहित्यिक यात्रा थोड़ा रुक के, थोड़ा बढ़ के चलती रही है। बिल्कुल, थोड़ा रुक के, थोड़ा बढ़ करके, और आपने अपने सपने या जो अपनी उम्मीदें हैं, आपने उनको दरअसल जाने नहीं दिया। आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, और हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति को लेकर भी आजकल डिबेट है। और हम साहित्य में भी जब हम देख रहे हैं तो साहित्य में देख रहे हैं कि जो माइथोलॉजी है उसकी रचना बहुत ज्यादा की जा रही है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये जो माइथोलॉजी की रचना है, क्या पहले भी इतनी की जाती रही है, या अभी ये ज्यादा चर्चा में है तो ज्यादा किए जा रहे हैं? और आप ये जो चेंज आ रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो कहूंगी कि हमारा बचपन इन पौराणिक कथाओं के साथ शुरू हुआ, और हमारा ही नहीं, हमारे देश में सारे लोगों के बचपन में ये पौराणिक कथाएं अछूती नहीं रह सकती। सबके साथ, हमारे साथ साथ चली हैं, सबके साथ साथ चलेंगी। ये हमको कितनी सारी शिक्षा दे जाती हैं। ये हमें इतिहास भी बताती हैं, ये हमें लोगों के सोचने का ढंग भी बताती हैं, और ये हमें जीने का ढंग भी सिखाती हैं। हमेशा पता चलता है कि जब भी आप चाहेंगे तब आपको ये करना पड़ेगा, और आप समझ जी। जब पौराणिक कथाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि अच्छाई हमेशा बुराई से जीतती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, किसी भी समय उसमें अगर किसी आदमी को बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है या वो होता है, तो वो टूटता ही टूटता है, उसका एग्जिस्टेंस बहुत दिन तक नहीं रहता है। तो ये हमारी पौराणिक कथाएं हमको सिखाती हैं। और दरअसल जो अगर हम अभी के साहित्य को अगर हम देखें, उसमें किस तरीके की रचनाएं जो हैं वो रची जा रही हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि माइथोलॉजी जो है उसकी बहुलता है। दरअसल ये अगर कीर्ति जी अगर हम देखें तो समाज में जिस तरीके से विघटन आ रहा है, दरअसल उसको कैप्चर करने की, या उसको वो वहीं पर बना रहे, उसमें और विघटन ना आए, उसकी एक कोशिश है कि माइथोलॉजी के जरिए हम ये बताना चाहते हैं कि आखिर ठीक क्या है, या एक मनुष्य के लिए नैतिकता क्या है और अनैतिक क्या है। उसका जो डिफरेंस या उसका जो अंतर मिटता जा रहा है, उसको दरअसल हम रेखांकित करना चाहते हैं साहित्य के जरिए और अपनी आलोचना के जरिए और उन पुरानी कथाओं के जरिए जिसको बचपन से ही जिनमें हमारी जो रामायण का आपने जिक्र किया, महाभारत का जिक्र किया, उनमें हमारी जो आस्था जो है वो रही है। आप अपनी रचनाओं के बारे में और अपने साहित्य संस्कार के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपका साहित्य संसार कैसे बनता है? क्योंकि हम देखते हैं सबका साहित्य संसार अलग अलग तरीके से बनता है। कोई बहुत ऑब्जर्वेशन के जरिए बनाता है, कोई स्त्री के संसार को रचता है। आपका साहित्य संसार कैसे? मुझे पढ़ने में हमेशा बहुत मजा आया, और कभी कोई अच्छी रचना मिल गई तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोमेंट होता है। तो मेरा आपको किताबों का शौक है? किताबों का शौक है जी। और सचमुच मैंने काफी पढ़ा है, काफी गुना है, उनके साथ मेरी जिंदगी, मेरा बचपन बीता है, तो वो मेरे संस्कार में है, और इसीलिए शायद मुझे लिखना अच्छा लगता है। आप लिखना आपको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे आपके बारे में जब हम जान रहे हैं कि आप जो है आपने साइंस से पढ़ाई की और कॉमर्स में आप अपने हस्बैंड के साथ जो है वो थोड़े दिन तक आपने उनके ऑफिस में काम किया, तो फिर
बहुत सारी ऐसी स्त्रियां आपकी तरह होंगी जिनको लिखना पसंद होगा, लेकिन वो लिखती नहीं है, उनमें बहुत झिझक रहती है। तो श्रुतकीर्ति ने अपनी झिझक जो है वो कैसे मिटाई? जैसे अभी आप बता रही थी कि आपके जो होम ट्यूटर थे उन्होंने पकड़ लिया, तो आपने कहा कि ये सब लिखना है लेकिन किसी को दिखाना नहीं। आपने अपनी झिझक कैसे मिटाई और उसमें परिवार का क्या रोल है? देखिए, समय के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं। हमारे समय में हम उनको भेजते थे और उसको कोई संपादक अप्रूव करते थे और उसके बाद वो छपती थी। इसके अलावा कम से कम मेरी जानकारी में और कोई माध्यम नहीं था। लेकिन अभी सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग अपने लिखने का शौक पूरा कर रहे हैं, कर सकते हैं। आप देखिए, फेसबुक पर लोगों की रचनाएं भरी पड़ी हुई हैं। बहुत सारे ऐप हैं। आप बोलकर पॉडकास्ट, आप लिखकर कहानी या कि उसको नाट्य रूपांतरण करके किसी भी तरह से आप अपनी रुचि को आगे ले जा सकते हैं और ये आप एक अकेले कमरे में बैठ के कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत लोगों की मदद की जरूरत भी नहीं होती। तो अभी जो अपॉर्चुनिटी, अगर आपको लिखने का शौक है तो आप उसको अवेल कीजिए, आप उसका फायदा उठाइए। और एक बात हमेशा है कि जो अच्छी रचना है वही रह जाती है। बाकी बहुत कुछ लिखा जा रहा है, हमेशा बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन वो समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है। तो अगर आपके में कैलिबर है, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो आपकी रचनाएं बहुत आगे तक जाएंगी, युगों युगों तक चलेंगी। बिल्कुल, युगों युगों तक चलेगी। और बहुत जरूरी है कि जो हमारे मन में आता है दरअसल हम उसे लिखें। लिखना जो है वो दरअसल हमारी जो टेंशन है, हमारी जो मानसिक परेशानी है, उसको भी कम करता है। आप किसी को बता नहीं सकते। चेखव की एक कहानी है, एंटोन चेखव की, जिसमें एक टांगा वाला है, उसका बच्चा जो है, जब वो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो टांगा वाला सुबह से शाम तक घूमता फिरता रहता है, लेकिन उसकी कोई सवारी जो है उसकी बात नहीं सुनती, उसके बेटे की मृत्यु का समाचार नहीं सुनती। और अंत में वो अपने जो घोड़े है उसको रात में आकर के कान में बताता है कि मेरे बेटे की जो है वो मृत्यु हो गई है। तो दरअसल बोलना और लिखना जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें मानसिक शांति भी देती है। इसलिए अगर आपको लिखने का शौक है तो जरूर लिखिए और अपने वक्त की जो संस्कृति है उसका दस्तावेजीकरण जो है वो जरूर कीजिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। श्रुतकीर्ति जी, आपने हमको इतनी सारी जानकारी दी और साहित्य और संस्कृति का इतना अच्छे से अंतर संबंध आपने बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप दर्शकों का भी शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम खुला आकाश, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं director@ddkpatna@gmail.com। आप हमें जरूर लिखें। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। दर्शकों, कोरोना गुजरा नहीं है, साथ ही एक नई बीमारी मंकी पॉक्स आ गई है जिसको WHO ने मेडिकल इमरजेंसी घोषित किया है। इसलिए अपना खास ख्याल रखें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें। नमस्कार।